एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्लास ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग एक महीने में जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार किसके अनुसार पूछा गया है? ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 144 मिनट प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी 110 मिनट प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी 100 मिनट प्रतिदिन, या ऑप्शन नंबर डी 162 मिनट प्रतिदिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा? जिसको जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार पूछा गया है कि दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। 144 मिनट प्रतिदिन अपना टाइम सोशल मीडिया पर व्यय करता है। अगर मैं पूछूं कि शीर्ष पर कौन सा देश है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करने वाला है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसे शीर्ष पर रखा गया है जो अपना टाइम सोशल मीडिया पर अधिक व्यतीत करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 144 मिनट प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी वही दे रखा है। क्या दे रखा है कि हाँ, यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष प्रदेश कौन सा है? तो शीर्ष प्रदेश कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस, जो मैंने आपको अभी बताया है। शीर्ष प्रदेश कौन सा है? फिलीपींस है। और सबसे ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर लोग कितना अपना टाइम व्यतीत करते हैं? तो 144 मिनट व्यतीत करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इतना ही रखेंगे, नहीं तो नीचे आप लोगों को आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन सा ऐसा देश है? चीन की ग्रेट मोटर कंपनी ने किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। किसने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राजस्थान ने, या फिर पंजाब ने, या फिर गुजरात ने, या फिर महाराष्ट्र ने? चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने, किसने? चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने किस राज्य सरकार के साथ
पूछा गया है जो चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी है उसने किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी महाराष्ट्र में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तकरीबन 7,600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को और भी बेहतर बनाएगी। समझ गए आप लोग? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? नंबर ए खेल, नंबर बी साहित्य, नंबर सी संगीत, नंबर डी औषधि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी किसके लिए? संगीत के लिए। और इसका ट्रिक क्या है? ग्रैमी किससे संबंधित है? संगीत से। जो हम लोग संगीत गाते हैं वो किससे गाते हैं? गले से। तो गा से ग्रैमी, और जो हम लोग गले से क्या गाते हैं? संगीत। तो ग्रैमी किससे संबंधित है? अवार्ड संगीत से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो क्या दे रखा है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में किसमें? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड किसके लिए? संगीत के लिए दिए जाते हैं। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजिला अमेरिका में किया गया। 19 वर्षीय बिली एलिस ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली सोलो गायिका बन गई। कौन बनी सोलो गायिका? तो बिली एलिस बनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। ऑप्शन नंबर डी 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को सीधे इसका आंसर बताऊंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।
रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPAF की 10 बटालियों में हुआ था, जिसका प्रमुख कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थिति से निपटाना है। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग से निपटने में महारत हासिल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी को आंसर तो नहीं दिखा है। अब देखते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है। क्या है? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? नंबर ए पुणे, नंबर सी मुंबई, नंबर बी बेंगलुरु, नंबर डी दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू परिसर मंदिर परिसर है जो भारत में कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, या बेंगलुरु में, या फिर मुंबई में, या फिर दिल्ली में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, बताइए सभी लोग, जल्दी मुझे बताएंगे सभी लोग, ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। दिल्ली पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या दे रखा है? नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कहाँ बना है? नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा संस्कृत तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनाया गया। स्वामी अक्षरधाम नारायण मंदिर को, ये कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, क्या है? अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। किसकी पूर्ण तिथि में बनाया गया? तो ये बनाया गया, इसे ज्योतिधर भगवान नारायण स्वामी की पूर्ण तिथि में बनाया गया। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिषद होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कौन सी? हाँ, कब इसे? हाँ, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिषद मंदिर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को, कब? 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कौन सा मंदिर? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आंसर देख लिया, हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? नंबर ए जयपाल, नंबर बी चूनाराम महतो, नंबर सी रामनाथ सोरेन, नंबर डी राम भगत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया चूनाराम महतो के। किसके? चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम, पुरुलिया के बांदबान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जा में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहरा लिया था। आगे दिन 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चूनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए।
ठीक है, इसमें इतना देख लीजिएगा कि ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो ये चुनाराम महतो के, और इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लबड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी बनास, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी लूनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, लवाड़बारी से लिया गया, जिसका अर्थ है नमकीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें भी वही दे रखा है, लूनी शब्द का नाम क्या है? लवड़ाद्री, तथा संस्कृत शब्द लवड़ावारी यानी नमकीन नदी से लिया गया है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ऐसा कौन सा जो दर्रा है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोंगका दर्रा, ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी खारदुंग दर्रा, और या ऑप्शन नंबर डी लनक दर्रा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नीलिमा, नीलिमा, ठीक है, ना से नीत दर्रा, ला से लिपलेख दर्रा, मा से माना दर्रा। नीत, माना और लिपलेख 3 दर्रे हैं उत्तराखंड से। नीलिमा, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं, माना, लिपलेख और नीति। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा यहाँ पे राइट आंसर, टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया कौन दर्रे कहाँ हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, कौन सा? नीलिमा से याद है, नीति, माना और लिपुलेख, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोंगा दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। कोंगा दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा कहाँ है? खारदुंग, तो ये लेह में है। और लनक दर्रा कहाँ है? तो अक्साई चीन क्षेत्र में है। कहाँ है लनक दर्रा? अक्साई चीन क्षेत्र में है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, इधर क्वेश्चन छूट गए थे तो इधर से देखते हैं। क्वेश्चन आंसर ना देख लिया आप लोगों ने। हाँ, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। हाँ, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड। निम्नलिखित में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं यानी कि कंपाउंड? नंबर ए ड्रैगन मक्खी, नंबर बी कबूतर, नंबर सी मेढक, नंबर डी टूना मछली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसकी यौगिक या कंपाउंड आँखें होती हैं? तो ये किसकी होती हैं? ड्रैगन मक्खी की, ठीक है, इस पर टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? जीवन की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे।
जीवन रक्षा पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए आग खानों से बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? नंबर ए असम राइफल AR, नंबर बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ऑप्शन नंबर सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP और नंबर डी होमगार्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें भी वही दे रखा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही ITBP ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितने रखते हैं। हाँ, CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? नंबर ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नंबर बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नंबर सी होम गार्ड, नंबर डी रैपिड एक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैपिड एक्शन फोर्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? छुपा लेती हूँ क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? नंबर ए GSLV Mk3, ऑप्शन नंबर बी PSLV C11, ऑप्शन नंबर सी GSLV F11, ऑप्शन नंबर डी PSLV C45। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, GSLV Mk3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाँ, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किस देश ने दुनिया का कौन सा प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रूस पर टिक कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्योंकि टाइम कम है और प्रैक्टिस सेट हम लोगों को ज़्यादा कराने हैं। इसमें भी वही बात लिखी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि? सर्दियों के दौरान जब हम बर्फ़ में नमक डालते हैं तो बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि? नंबर ए बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, नंबर बी बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा उत्पादन करने वाला पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। किसके? पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
कपास औद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ है? कपास औद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए, कपास औद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान पूछा गया है, कहाँ है? नंबर ए मुंबई, नंबर सी दिल्ली, नंबर बी नागपुर, नंबर डी जयपुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें सारे दे रखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। केंद्रीय कपास संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो ये है मुंबई में। पंडित सबरमाला शोध संस्थान कहाँ है? पंडित सबरमाला शोध संस्थान ये जयपुर में है। ये आप लोग सभी सही से याद करते हुए चलेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये थोड़ा सा ऑप्शन वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पहला सही और दूसरा भी सही। ऑप्शन नंबर बी पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर सी पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन नंबर डी पहला गलत और दूसरा भी गलत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग टिक कर लेंगे, यानी कि पहला सही और दूसरा गलत। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रशासन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, नंबर बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जल्दी से बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और देखो यहाँ पे अनुच्छेद भी बता रखा है। भारत संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। जल्दी से बताए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, पहले हम इसकी यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्या दे रखा है? UPRRB ने डी माना है। ठीक है, माना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 6 पदेन सदस्य एवं 1 संविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल 13 सदस्य हैं। यह वैधानिक संस्थान है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई। NHRC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ईजी को ये देख लीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ, क्या कह रहा है?
प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 14। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर कितने मंडल मौजूद हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो 18 मौजूद हैं। 20 का ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को 85, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को 18 मंडल, 18 मतलब 18 मंडल और तथा 75 जिलों में विभाजित किया। कितने मंडल? 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है। कौन है? सबसे लखनऊ है। जबकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की 21 की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, चीन मुद्रा को क्या कहा जाता है? नंबर ए डॉलर, नंबर बी रुपया, नंबर सी रेमिनबी, नंबर डी पाउंड। क्या कहा जाता है? चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो सबसे थोड़ा सा वैसा नाम हो, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। रुपया भी नहीं कहा जाता, ना ही डॉलर, ना ही पाउंड। अब ऑप्शन कौन सा बचा है? रेमिनबी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे सारे दे रखे हैं, पहले ये देख लेते हैं। ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। लेबनान की मुद्रा क्या है? पाउंड है। चीन की क्या है? रेमिनबी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? नंबर ए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, नंबर बी सोडियम नाइट्रेट, नंबर सी बेरियम क्लोराइड, नंबर डी कॉपर क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम क्लोराइड पर टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्राशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल के लिए संबंधित है? अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन। नंबर ए स्पैम, नंबर बी न्यूज़ ग्रुप, नंबर सी बैंक बोन, नंबर सी डेट्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पैम पर टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसे ईमेल, चैट, वेब चर्चा समूह या अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को स्पैम कहते हैं और इसको भेजना स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल। कौन रहे थे? पीयूष गोयल रहे थे। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्या दे रखा है? पीयूष गोयल क्या रहे थे? जनवरी 2020 के स्थिति के अनुसार पीयूष गोयल क्या रहे थे? रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त और एवं कारपोरेट
प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप से अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? नंबर ए 5, नंबर बी 2, नंबर सी 3, नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 प्रदान की जाती हैं, हम लोग यहाँ पे टिक कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर ए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सीमित, नंबर बी एनफोर्स डिसअपीयरेंस पर समिति, ऑप्शन नंबर सी प्रवासी श्रमिकों पर समिति, ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनफोर्स डिसअपीयरेंस पर समिति। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी वही दे रखा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, अर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाता है? अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? नंबर ए द्राम, नंबर बी ग्राम, नंबर सी डॉलर, नंबर डी रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्राम कहा जाता है। क्या द्राम कहा जाता है? अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ, भारत में रुपया कहा जाता है, अर्मेनिया में द्राम, कनाडा में डॉलर, अतः ग्राम किसी भी देश की मुद्रा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी 27 क्वेश्चन क्या सीरीज़ कैसी लगी है लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।